पुराने जमाने की बात है। किसी मुल्क में एक बहुत नेक और सीधी सादी बुढ़िया रहती थी। इसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम बदलू था, जो कारोबार के सिलसिले में कहीं परदेश चला गया था। छोटे बेटे का नाम फजलू था, जो इसके पास रहता था। वही इसकी देखभाल करता था। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन फजलू बीमार पड़ गया। बहुत इलाज मुआवजा कराया, लेकिन कुछ फायदा ना हुआ और आखिरकार वो अल्लाह को प्यारा हो गया। बुढ़िया बेचारी पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। अब इसकी देखभाल करने वाला कोई न था। इसने अपने परदेसी बेटे बदलू को एक खत लिखा और अपनी हालत और फजलू की मौत की खबर भिजवाई, इससे पहले कि बदलू की तरफ से कोई जवाब आता। एक दिन एक मुसाफिर इस बुढ़िया के पास आया और बोला, दादी अम्मा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, थक कर चूर हो चुका हूँ, ऊपर से रात भी होने को है। अगर इजाजत दो तो ये रात में आप ही के घर में ठहर जाऊं। बुढ़िया बोली, आ जाओ बेटा, क्या हर्ज है, रात ही तो रहना है। कौन सा घर उठा कर ले जाओगे? वैसे कहाँ से आए हो तुम? उस मुसाफिर ने जवाब दिया, मैं किसी दूसरी दुनिया से आ रहा हूँ दादी माँ। सरसरी तौर पर दूसरी दुनिया से मुराद मुसाफिर के लंबे सफर की थी, लेकिन बुढ़िया बेचारी जो बहुत ही सादा थी और इसके दिलो दिमाग पर बेटे की मौत का असर था, इसलिए वो गौर से उस मुसाफिर को देखने लगी, क्योंकि अपने दिल को समझाने के लिए वो भी अक्सर यही कहा करती थी कि इसका बेटा अब दूसरी दुनिया में चला गया है। मुसाफिर की जुबान से दूसरी दुनिया का नाम सुनकर फौरन उसे अपने मरहूम बेटे की याद आ गई और एक सर्द आह भरकर बोली, बेटा, क्या तुम सचमुच दूसरी दुनिया से आ रहे हो? मेरा बेटा फजलू भी पिछले ही महीने दूसरी दुनिया में चला गया था। क्या वो भी तुमसे कभी मिला है? मुसाफिर, जो निहायत ही चालाक था, वो बुढ़िया की सादगी को भांप गया और बोला, ओ, वो फजलू आपका बेटा है? दादी माँ, मैं तो उसे अच्छी तरह जानता हूँ। मैं और वो एक ही कोठड़ी में रहते थे। बहुत अच्छा लड़का है फजलू मियाँ। बुढ़िया मुसाफिर के और भी करीब आकर बैठ गई और हसरत भरी नजरों से इसकी तरफ देखते हुए पूछने लगी, कैसा है मेरा फजलू? क्या करता है वहाँ? मुसाफिर बोला, कुछ खास अच्छा नहीं है। अभी तो उसे कोई ढंग का काम भी नहीं मिला। बेचारा बकरियां चराया करता है। बुढ़िया ने बहुत दुखी होकर कहा, हाय हाय, गजब हो गया। मेरा बेटा बकरियां चराता है। बेचारा मारा मारा चरागाहों में फिरता होगा। वहां भी आराम नसीब नहीं हुआ बेचारे को। बुढ़िया के दुख में और भी इजाफा करने के लिए मुसाफिर ने कहा, बिल्कुल अम्मा, बेचारा सर झाड़ मुंह फाड़ मारा मारा फिरता है। कपड़े भी तार तार हो गए हैं बेचारे के। ये सुनकर बुढ़िया का दिल भर आया। उसने इस मुसाफिर से पूछा, तुम कब वापस जाओगे बेटा? मुसाफिर ने जवाब दिया, माँ जी, परसों मुझे वहां पहुंचना है। बुढ़िया कहने लगी, तो फिर मेरा एक काम कर दो बेटा, मेरे पास 40 गज कपड़े का एक थान रखा है। तुम वो थान और कुछ रुपए मेरे फजलू को दे देना, और इसके साथ 50 रुपए नकद भी देती हूँ। मुसाफिर ने रात बड़े आराम से गुजारी और सुबह होते ही बुढ़िया का सफाया करके चलता बना। कुछ ही दिनों बाद बुढ़िया का बड़ा बेटा भी परदेश से लौट आया। आते ही पहले तो माँ बेटा दोनों एक दूसरे से गले मिलकर खूब रोए। फिर फजलू की अचानक मौत पर अफसोस का इजहार किया। एक दिन बातों बातों में माँ ने अपने बेटे को बताया कि बेटा, जब तुम नहीं आए थे तो दूसरी दुनिया से एक आदमी एक रात गुजारने हमारे घर आया था। उसने तुम्हारे भाई फजलू के बारे में मुझे सब कुछ बताया। दूसरी दुनिया में वो आदमी और फजलू एक ही कोठड़ी में रहते हैं। बता रहा था कि फजलू अभी तक तो बकरियां ही चराता है। बेचारे के कपड़े भी फट गए हैं। मैंने एक थान कपड़ा और 50 रुपए नकद फजलू के लिए इसके हाथ भेज दिए हैं। बुढ़िया की ये बातें सुनकर बदलू चौंक पड़ा। घाट घाट का पानी पीकर वो अब इतना सीधा नहीं रहा था। अब वो ऐसी चालबाजियों को खूब समझने लगा था। चुनाचे वो बोला, अम्मा, तुम वाकई बहुत सीधी हो। भला दूसरी दुनिया से भी कोई वापस आता है? तुम जमाने के हेर फेर नहीं समझती। बदलू को रह रह कर अपनी माँ की सादगी और मुसाफिर की चालाकी पर गुस्सा आ रहा था। वो अपनी माँ को सादा और बेवकूफ समझ रहा था। फिर कुछ सोच कर बोला, अच्छा अम्मा, तुम आराम से घर में रहो और मैं किसी काम से जा रहा हूँ। बदलू ने दिल में सोचा कि नाक की सीध में चलता जाऊंगा और इस वक्त तक चलता रहूंगा जब तक मुझे कोई अपनी माँ से ज्यादा सीधा और बेवकूफ नहीं मिल जाता।
اور پھر جب تک اس نقصان کو پورا نہ کر لوں گھر واپس نہیں لوٹوں گا۔ یہ سوچ کر وہ ناک کی سیدھ میں چل دیا۔ دل ہی دل میں وہ کچھ منصوبے بناتا چلا جا رہا تھا۔ دور سے ہی اسے ایک گاؤں دکھائی دیا۔ وہ سیدھا اسی گاؤں کی طرف چلتا گیا۔ بستی سے باہر جب وہ ایک زمیندار کی حویلی کے پاس پہنچا تو رک گیا۔ دیکھا کہ خوب موٹی تازی بکری بندھی ہوئی ہے، پاس ہی اس کے 3 خوبصورت میمنے بیٹھے ہیں۔ بدلو بھی وہیں گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھ گیا اور بکری کو جھک جھک کر سلام کرنے لگا۔ کمرے کی کھڑکی سے زمیندار کی بیوی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس نے نوکرانی کو بلا کر کہا، ذرا باہر جا کر دیکھو کہ وہ آدمی ہماری بکری کو اس طرح جھک جھک کر سلام کیوں کر رہا ہے۔ نوکرانی نے جا کر پوچھا، اے بھلے آدمی، یہ ہماری بکری تمہاری کیا لگتی ہے جو تم اسے اس طرح سلام کرتے جا رہے ہو؟ بدلو نے جواب دیا، اے بی بی، اسی کی تلاش میں تو میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ جسے تم بکری سمجھتی ہو وہی تو میری بیوی کی رشتہ دار ہے۔ کل میرے لڑکے کی شادی ہے، سبھی رشتہ داروں کو دعوت دی جا چکی ہے، صرف اسی کا ایک پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں اسے ابھی شادی میں آنے کے لیے دعوت دینے آیا ہوں۔ اگر مالکن صاحبہ اجازت دے دیں تو میری اور میری بیوی کی طرف سے گزارش ہے کہ یہ بھی اپنے بال بچوں سمیت شادی کی رونق بڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ نوکرانی نے جا کر مالکن کو بتایا تو وہ دونوں خوب ہنسی کہ یہ شخص بھی کتنا بے وقوف ہے جو ایک بکری جیسے جانور کو اپنی بیوی کی رشتہ دار سمجھتا ہے اور ساتھ اپنے بڑے لڑکے کی شادی پر مدعو کر رہا ہے۔ اچھا ہوگا کہ اسے اور بھی بے وقوف بنایا جائے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کی بے وقوفی پر ہنسیں۔ مالکن نے فوراً نوکرانی کے ذریعے کہلا بھیجا کہ اگر یہ اس کی رشتہ دار ہے تو اس کے رشتہ داروں کو شادی میں شرکت کرنے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر اس بیچاری کو تمہارا گھر ڈھونڈنے میں دقت ہوگی، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اسے بھی اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ مالکن نے نوکرانی کو حکم دیا کہ ہماری بکری صاحبہ اپنے رشتہ داروں کی شادی میں تشریف لے جا رہی ہے، انہیں خوب سجا دو۔ سردی بہت زیادہ ہے، میرا وہ روئی دار کوٹ بھی انہیں پہنا دو، اسی طرح اس کے بچوں کو بھی اچھی طرح سے سجا دو۔ اور سنو، باہر جو گاڑی کھڑی ہے اس میں 2 گھوڑے اور جتوا دو، آخر اس کے رشتہ دار کی شادی کوئی روز روز تھوڑی ہوتی ہے، ذرا ٹھاٹ سے سوار ہو کر جائے گی۔ چنانچہ مالکن اور اس کی نوکرانی نے بکری اور اس کے میمنوں کو خوب سجایا اور گاڑی میں 2 گھوڑے جتوا کر بکری اور اس کے بچوں کو بڑی شان سے گاڑی میں بٹھایا اور لگام بدلو کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، بھائی کوچوان تو گھر پر نہیں ہے، ہمت کر کے آپ خود ہی کوچوانی کرو، لیکن گاڑی ذرا دھیرے سے چلانا، ایسا نہ ہو کہ ہماری بکری صاحبہ یا اس کے بچوں میں سے کسی کو چوٹ لگ جائے۔ اچھا، الوداع بکری صاحبہ۔ بدلو نے جواب دیا، آپ بے فکر رہیے مالکن صاحبہ۔ اس نے گھوڑوں کی لگام تھامی اور اپنی راہ لی۔ 2 گھوڑوں کی گاڑی میں سجی ہوئی بکری یوں ودا ہو رہی تھی جیسے کوئی دلہن اپنے میکے سے ودا ہوتی ہے، اور بدلو اس ٹھاٹ سے گاڑی ہانک رہا تھا کہ جیسے کوئی دلہن کو لیے جا رہا ہو۔ یہ تماشا دیکھ کر مالکن اور اس کی نوکرانی کے ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ جب تک گاڑی ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی ان کی ہنسی نے رکنے کا نام نہ لیا۔ تھوڑی دیر بعد زمیندار بھی گھر پہنچا تو بیوی کو بہت خوش پایا۔ دراصل وہ سوچ رہی تھی کہ جب وہ میاں کو اس شخص کی بے وقوفی کا قصہ سنائے گی تو وہ بے حد خوش ہوگا۔ قصہ شروع کرنے سے پہلے مالکن نے جب نوکرانی کی طرف دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر بھی وہی شرارت بھری مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ پھر کیا تھا، مالکن کہہ کے لگا لگا کر ہنسنے لگی۔ مارے ہنسی کے اس کا برا حال تھا۔ اس کی ہنسی جب ذرا دھیمی پڑی تو زمیندار نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، میں بھی تو سنوں۔ بیوی نے کہا، اجی پوچھو مت، آج تو کمال ہی ہو گیا، کتنا مزہ آ رہا تھا۔ تم نے تو دیکھا ہی نہیں کہ کیسے ایک عجیب و غریب بے وقوف یہاں آیا تھا اور گھٹنے ٹیک ٹیک کر ہماری بکری کے سامنے بہت دیر تک ایسے جھکا رہا جیسے کوئی عقیدت مند اپنے روٹھے ہوئے پیر کو مناتا ہے۔ وہ بار بار اسے جھک جھک کر سلام کر رہا تھا۔ پوچھنے پر بولا کہ یہ بکری صاحبہ اس کی بیوی کی رشتہ دار ہے اور وہ اسے اپنے لڑکے کی شادی میں شرکت کی دعوت دینے آیا ہے۔ یہ کہتے کہتے بیوی تو ہنسی چلی جا رہی تھی مگر زمیندار کو غصہ آ رہا تھا۔ زمیندار نے کہا،
हाँ हाँ, मैं समझ गया तुमने क्या किया होगा। तुमने बकरी और इसके मेमनों को इस अजीब आदमी के हवाले कर दिया होगा। यही किया है ना तुमने? फाल्कन बोली, बिल्कुल यही तो किया है हमने, बल्कि उसे और ज्यादा बेवकूफ बनाने के लिए बकरी को खूब सजाया और उसे अपना रुईदार लाल कोट भी पहना दिया। इसी तरह इसके बच्चों को भी सजाकर 2 घोड़े वाली बग्गी में भेजा है। तुम भी जरा देखते तो मजा आ जाता। किस ठाठ के साथ अपने रिश्तेदार के साथ जा रही थी बकरी साहिबा। जमींदार बोला, बस बस रहने दो। क्या इसके रिश्तेदार का भी कुछ अता पता पूछा तुमने? बीवी ने जवाब दिया, नहीं, ये तो हमने पूछा ही नहीं। जमींदार बोला, तो इसका मतलब ये है कि बेवकूफ वो नहीं था, बल्कि वो तुम सबको बेवकूफ बना गया है। जमींदार को अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। किधर गया है वो? जमींदार ने जल्दी से पूछा। बीवी ने उंगली से इशारा करते हुए बताया, इधर को। जमींदार ने फौरन अपना घोड़ा तैयार किया और इसका पीछा करने लगा। बदलू को पहले ही शुबा था कि अगर जमींदार को पता चल गया तो वो जरूर इसका पीछा करेगा। रफ्ता रफ्ता उसे महसूस होने लगा जैसे कोई शख्स इसका पीछा कर रहा हो। इसने अपने घोड़ों का रुख एक घने जंगल की तरफ मोड़ दिया। घोड़ों और गाड़ी को झाड़ियों की ओट में खड़ा करके खुद जंगल से बाहर आया और अपनी टोपी उतार कर जमीन पर औंधी रखकर बैठ गया। इतने में जमींदार भी उधर से आ निकला। इसने बदलू से पूछा, ओ भाई टोपी वाले, इधर तुमने किसी को 2 घोड़ों की गाड़ी में जाते हुए भी देखा है? बदलू ने जवाब दिया, जी हाँ, देखा तो था हुजूर। इस घोड़े गाड़ी में एक बकरी और इसके 3 मेमने भी सवार थे, मगर उसे निकले तो काफी देर हो चुकी है। जमींदार बोला, किस तरफ को गया है वो? मुझे इसको पकड़ना है। बदलू ने पूछा, क्या आप इस रास्ते को अच्छी तरह जानते हैं? अगर नहीं जानते तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। इस रास्ते में कई मोड़ आते हैं, रास्ते से रास्ता निकलता चला जाता है। ऐसा ना हो कि आप खुद भी भटक जाएं। जमींदार ने इसकी खुशामद करते हुए कहा, अरे भाई, अगर ये बात है तो तुम मेरी मदद करो। उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। आज वो मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाओ। बदलू ने कहा, नहीं हुजूर, मैं नहीं जा सकूंगा। मेरी इस टोपी के नीचे एक शिकरा बैठा है, मैं इसी की निगरानी कर रहा हूँ। शिकरा एक बाज जैसे परिंदे को कहते हैं। जमींदार ने कहा, इनकार न करो मेरे अच्छे भाई, ये घोड़ा लो और तुम ही चले जाओ। तुम्हारे इस शिकरे की निगरानी मैं करूंगा। बदलू ने जोर देते हुए कहा, तो ख्याल रखना कहीं ये उड़ न जाए। बहुत ही कीमती शिकरा है ये, कहीं खो गया तो मेरा मालिक मुझे कच्चा चबा जाएगा। इसीलिए तो मैं ना जाने की जिद कर रहा हूँ। जमींदार ने पूछा, वैसे क्या दाम होंगे इस शिकरे के? बदलू ने जवाब दिया, यही कोई 500 रुपए का होगा। जमींदार ने तसल्ली देते हुए कहा, तो फिर परवाह मत करो, अगर ये खो गया तो इतनी रकम मैं तुम्हें अदा करूंगा। बदलू ने बात बनते हुए देखकर कहा, नहीं सरकार, जबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। मुझे अपने मालिक से बहुत डर लगता है। जमींदार ने अपनी जेब में हाथ डाला और रकम बदलू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर मेरी जुबान पर एतमाद नहीं तो ये 500 रुपए जमानत रख लो। बदलू ने रुपए लेकर जेब में डाले और इसी के घोड़े पर सवार होकर चलता बना और जमींदार साहब खाली टोपी की पहरेदारी करते रहे। इंतजार करते करते घंटों बीत गए, लेकिन बदलू वापस न लौटा। इंतजार की घड़ियां लंबी होते देखकर जमींदार उकता गया। सोचा कि टोपी के नीचे तो देखें कि कुछ है भी या नहीं। अगर नहीं है तो बेकार का इंतजार करने से क्या फायदा। उसने टोपी को धीरे धीरे उठाना शुरू किया। देखा तो कुछ भी न था। जमींदार चिल्लाया, बदमाश कहीं का, लगता है ये वही शख्स था जिसने मेरी बीवी को भी बेवकूफ बनाया था। जमींदार ने नफरत से जमीन पर थूका और घर की तरफ चल दिया। दूसरी तरफ बदलू भी 3 खूबसूरत घोड़े, एक बग्गी और 3 नन्हे नन्हे बच्चों वाली सेहतमंद बकरी लेकर घर पहुंच चुका था। जाते ही अपनी माँ से बोला, अम्मा, अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। मैं तो समझता था कि एक तुम ही सीधी सादी हो, लेकिन देखा तो दुनिया में तुमसे भी ज्यादा सीधे साधे लोग मौजूद हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।